आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य में नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखे का भावार्थ समझेंगे। इस कविता में नागार्जुन ने बादल के कठोर और कोमल दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल अमल यानी जो मैला नहीं है, जो गंदा नहीं है, अर्थात स्वच्छ। धवल यानी सफ़ेद, गिरी यानी पर्वत के, शिखर यानी चोटी पर बादल को घिरते देखा है। पर्वत की चोटी है जिस पर नागार्जुन कवि ने बादल को घिरते देखा है। अब पर्वत की चोटी की विशेषता क्या है? एक तो वो स्वच्छ है, दूसरी वो सफ़ेद है। अब पर्वत की चोटी वो सफ़ेद कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, इसीलिए उसको सफ़ेद कहा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। अब पर्वत की चोटी है, उसके ऊपर बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो वो कैसी हैं? शीतल यानी ठंडी हैं। तुहिन कणों को यानी जल की बूंदें। छोटे छोटे मोती जैसे, मोती होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, तो यहाँ पर जो जल की बूंदें हैं जो पर्वत की चोटी पर गिर रही हैं वो शीतल हैं और साथ ही वो मोती जैसी सफ़ेद रंग की हैं। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। जो जल की बूंदें गिर रही हैं वो मानसरोवर यानी पानी का एक बड़ा सा तालाब या सागर है, जिसमें उन स्वर्णिम यानी जो जल की बूंदें हैं उनको कमलों पर, कमल जो है वो कहाँ खिलते हैं? तालाब में खिलते हैं। तो कमल जो तालाब में खिला हुआ है उसके पत्तों पर क्या गिर रही हैं? जल की स्वर्णिम बूंदें जो हैं गिर रही हैं। बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कह रहे हैं कि मैंने बादलों को घिरते हुए यानी उमड़ते घुमड़ते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग यानी ऊंचे, हिमालय यानी हिमालय, कंधों पर, कंधे यानी घाटियाँ। हिमालय की जो घाटियाँ हैं उनमें कई छोटी बड़ी कई झीलें हैं। जो ऊंचा हिमालय है उसकी घाटियों में छोटी बड़ी कई प्रकार की झीलें हैं। उनके श्यामल, श्यामल यानी सांवले, नील यानी नीले, सलील यानी जल में, जो मानसरोवर का जो जल है यानी जो झील उनके बीच में बनी हुई है, तो उसमें से एक मानसरोवर की भी कल्पना की गई है जो ऊपर भी है इसमें देखो। तो उस मानसरोवर में जल कैसा है? श्यामल यानी सांवला, नील यानी नीला जल। समतल देशों से आकर, समतल यानी जहाँ पर समतल मैदान है, अर्थात पूर्वी क्षेत्र देशों से आकर। पावस यानी वर्षा ऋतु की, उमस यानी गर्मी से, आकुल यानी व्याकुल होकर, तिक्त मधुर, तिक्त यानी तीखा, मधुर यानी मीठा, विस्तंतु यानी डाली, खोजते यानी खोजते हैं, हंसों को तैरते देखा है। हंस जो है वो पानी के अंदर तैर रहे हैं। यहाँ पर इसी हंसों का ही वर्णन किया गया है कि हंस क्या है। हंसों को किसमें तैरते हुए देखा है? पानी के अंदर मानसरोवर में तैरते हुए देखा है, और उन्हीं का वर्णन किया है कि वो किस लिए तैर रहे हैं पानी के अंदर। क्योंकि जो कमल का फूल है उसकी जो नाल होती है उसके अंतर्गत तीखा और मीठा तंतु होता है, उसी को खोजने के लिए हंस जो है वो पानी में तैर रहे हैं। अब वो कहाँ से आए हैं? समतल यानी पूर्वी देशों से आए हैं, और साथ में ही वो वर्षा ऋतु से की गर्मी से व्याकुल भी है। बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कह रहे हैं कि उन्होंने बादल को उमड़ते घुमड़ते देखा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। ऋतु वसंत, तो वसंत ऋतु का, सु यानी सुंदर, प्रभात यानी प्रातः काल था। वसंत ऋतु का सुंदर प्रातः काल का समय था या प्रातः काल था। उस समय क्या क्या हो रहा है? मंद मंद यानी धीरे धीरे, अनिल यानी वायु, बह रहा है यानी बह रही है। वसंत ऋतु के सुंदर प्रातः काल के समय धीरे धीरे
वायु बह रही है यानी चल रही है। बाल अरुण की मृदु किरणें थी। बाल अरुण, बाल यानी प्रातःकालीन, अरुण यानी सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य की मृदु यानी कोमल, किरणें थी यानी किरणें जो हैं प्रातःकालीन सूर्य की वो कैसी हैं, कोमल हैं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और उस सूर्य के जब वो प्रकाशित हो रहा है उस समय अगल बगल में यानी आसपास में स्वर्णिम यानी सोने के समान शिखर थे। अब ये शिखर किसके हैं, पर्वत जो हैं उनके शिखर यानी चोटी जो वो स्वर्णिम है, सोने के रंग की है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और बर्फ़ पर जब सुबह की सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वह सोने के रंग के समान दिखाई देती हैं, इसीलिए शिखरों को स्वर्णिम कहा गया है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का। अब यहाँ पर चकवा चकवी पक्षी का वर्णन किया गया है। चकवा चकवी पक्षी एक ऐसे पक्षी हैं जो दिन में मिल जाते हैं, दिन में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जो ही रात होती है तो वह एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उसी का वर्णन किया गया है। एक दूसरे से विरहित हो, कौन? चकवा चकवी जो है, जो ही रात होती है वो एक दूसरे से विरहित यानी एक दूसरे के वियोग में हो जाते हैं, अलग अलग रहकर। जब रात हो जाती है, सारी रात बितानी होती है, उनको सारी रात अलग अलग रहकर ही बितानी होती है। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल यानी पूरी रात, वो लंबे समय से जो अभिशाप है उसको वो बेबस चकवा चकवी उस रात को बिताते हैं, यानी पूरी रात जो है वो बेबस होकर बिताते हैं, और जो ही सूर्य उदय होता है तो वो आपस में मिल जाते हैं। बंद हुआ क्रंदन, अब उनका क्रंदन यानी चीख पुकार या उनका रोना जो है वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सुबह प्रातःकालीन सूर्य जब की किरणें जब उदय होती हैं तो वो दोनों मिल जाते हैं। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे यानी किनारे, उस महान सरोवर, यहाँ पे सरोवर यानी तालाब, महान सरोवर यानी मान सरोवर के किनारे, सेवालों की हरी दरी पर। अब जहाँ पर सरोवर है, तालाब है, वहाँ पर पानी जब सारे दिन भरा रहता है तो उसके ऊपर काई आ जाती है हरे हरे रंग की, जिसको सेवाल भी कह सकते हैं और काई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उस सेवाल को क्या कहा है, हरी दरी, कि वो हरे रंग की दरी पर, काई की जो हरे रंग की दरी है उस पर परणे कलह छिड़ते देखा है। वो परणे यानी प्रेम की कीड़ा को छिड़ते देखा, यानी आपस में प्रेम क्रीड़ा करते हैं। कौन? चकवा चकवी। कब? जब सुबह हो जाती है, क्योंकि रात को तो उनको अभिशाप मिला हुआ है, जो ही रात होती है तो वो बिछुड़ जाते हैं, पूरी रात वो एक दूसरे के वियोग में बिताते हैं, और सुबह होने के बाद आपस में मिलकर वह प्रेम क्रीड़ा करने लग जाते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ मृग की बात की गई है। मृग यानी हिरण। जो हिरण होता है वो पूरे अपने जीवन में घूमता ही रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, इसलिए वो कस्तूरी की सुगंध जो उसकी नाभि से आती रहती है उसको खोजने के लिए वह पूरे जंगल में, पूरे जीवन में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसको कभी पता नहीं चलता कि कस्तूरी की जो सुगंध है वह उसी के अंदर से आ रही है। तो उसी मृग का वर्णन किया गया कि वह मृग दुर्गम, दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, बर्फानी यानी बर्फ से युक्त, घाटी यानी घाटियों में, 7 सहस्त्र। अब वो घाटियाँ कैसी हैं? एक तो दुर्गम है यानी वहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, दूसरा वो बर्फ़ से युक्त है, तीसरा 7 यानी सैकड़ों, सहस्त्र यानी हजारों, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर वो घाटियाँ जिन पर मृग जो है घूमता रहता है कस्तूरी की सुगंध को, उनकी विशेषता है वो दुर्गम है, बर्फ़ से युक्त हैं, और उनकी ऊंचाई भी सैकड़ों हजारों फुट ऊंची है। अलख
अलख, लख यानी देखना, यानी नहीं, तो दिखाई न पड़ने वाली नाभि से उठने वाले, नाभि किसकी है, ये मृग की ही नाभि है, तो न दिखाई पड़ने वाली नाभि से उठने वाले निज यानी अपने आप के ही उन्मादक, उन्मादक यानी पागल बनाने वाली, परिमल यानी गंध के या सुगंध के पीछे धावित होकर, धावित यानी दौड़ दौड़ कर, तरल तरुण, तरल तरुण यानी चंचल युवा मृग कस्तूरी को अपने पर चिढ़ते देखा है। जब वो पूरे जीवन जो है उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, जब उनको वह कस्तूरी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, वह अपने आप पर ही चिढ़ते यानी खिंचते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कह रहे कि मैंने बादल को घिरते हुए देखा है।